नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे हेडलाइन, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली हाल ही में जो नीति आयोग है, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 10 वर्षों में आप गौर करेंगे तो 94 के लगभग 94,000 सरकारी स्कूल की बात करें तो यह बंद कर दिए गए या फिर विलय कर दिए गए हैं। यह न्यूज़ देखने को मिली है, यानी औसत प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 स्कूल बंद हुए हैं और इसी अवधि में सरकारी स्कूलों में लगभग 2.26 करोड़ छात्रों का जो नामांकन है वह भी घटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम बात करेंगे व्हाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स शट डाउन एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के अनुसार, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप गौर करेंगे, जैसा कि हमने बताया यह आंकड़े कि इतने स्कूल आपके बंद हो रहे हैं और इस प्रकार का जो डेटा है वह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुख्य कारण इसके पीछे क्या है सरकारी स्कूल बंद होने के, तो बताया जा रहा है कि रैशनलाइजेशन इसके पीछे का जो सबसे प्रमुख कारण है वह नजर आता है। रैशनलाइजेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में अपने को जानना होगा, बहुत अच्छे तरीके से इस पर चर्चा करना होगा। तो इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने या पास के दूसरे स्कूल में विलय करके जो संसाधनों का बेहतर उपयोग है वह करना आप देखेंगे रैशनलाइजेशन कहलाता है। इसका आधार आप देखेंगे तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 है यह नजर आती है। दोस्तों, इसके उद्देश्य पर अगर आप गौर करेंगे तो संसाधनों का जो बेहतर उपयोग है यह हो पाए, शिक्षकों की उपलब्धता जो है बढ़ पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य भी नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने एनईपी 2020 की, तो यह भी कहती है कि जो नेबरहुड स्कूल हैं, पड़ोसी के विद्यालय हैं, इनकी अवधारणा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यह कॉन्फ्लिक्ट जैसा विषय आपको दिखाई देता हुआ नजर आ जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की भी चर्चा हमें करनी होगी कि कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर स्कूल कम हुए हैं या बंद हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आप देखेंगे जो नजर आता है वह आपका यूपी का नजर आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। एक वर्ष में लगभग आप देखेंगे, ठीक है, 1 ईयर्स में अगर हम बात करें तो लगभग 25 के आप गौर करेंगे जो सरकारी स्कूल है वह कम हुए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो एमपी आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकारी स्कूलों की संख्या आप गौर करेंगे तो 1.22 लाख से घटकर अभी आप देखेंगे 99,411 हो गया है। यह अभी आंकड़ा नजर आता है एमपी के संदर्भ में। ठीक है, तो आप इस पर भी गौर करेंगे। ठीक, 94 के आसपास। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 7.37 लाख बच्चे किसी भी स्कूल में दर्ज नहीं हैं। 11.38 लाख बच्चे ड्रॉप आउट के खतरे में हैं। लगभग 1.23 लाख पहले ही स्कूल को छोड़ चुके हैं और लगभग 1.55 लाख प्रवास जो माइग्रेशन है इसके कारण जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। यह भी आंकड़ा इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, इसके अनुसार देखने को मिला है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का जो स्टेट है वह आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर जम्मू कश्मीर को ध्यान रखिएगा, है ना, जम्मू कश्मीर। और यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 4300 से अधिक जो स्कूल है वह बंद हुए हैं। सॉरी, 4300 से जो अधिक स्कूल है वह बंद हुए हैं या फिर जो है इनका विलय हुआ है। और कई बच्चे आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 से लेकर 6, है ना, 4 to 6 किलोमीटर तक जो है यह स्कूल की दूरी तय करते हैं और लगभग 13,000 शिक्षकों के जो पद हैं वह आपके यहाँ पर रिक्त नजर आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आंकड़े जो है इस प्रकार से देखने को इसमें मिले हैं। अब सरकारी स्कूल बंद हुआ दोस्तों, यह बात तो समझ में आ गई और इसके पीछे का थोड़ा सा कारण भी समझ में आया और मुख्य रूप से आंकड़े भी हमने देखे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस सरकारी स्कूल बंद होने के सबसे प्रमुख कारण कौन से थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे प्रमुख कारण दर्ज किया जाता है उसकी बात करें तो आप गौर करेंगे कम नामांकन, छात्रों का निजी स्कूलों की ओर जाना, शहरीकरण और जो पलायन की बात है, राज्यों का जो रैशनलाइजेशन नीति है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, विलय एवं जो वित्तीय एवं जो प्रशासनिक कारण है, शिक्षकों की जो कमी है, कमजोर आधारभूत संरचना जो है, यह सभी प्रमुख कारण है सरकारी स्कूल बंद होने के पीछे के। और यह जो है बात सामने नजर आती है।
अब दोस्तों सरकारी स्कूल बंद होने के प्रभाव की बात करें तो आपको पता है कि गरीब परिवार सबसे अधिक इससे प्रभावित होने वाला है। ठीक है, सरकारी स्कूल मुख्यतः आप गौर करते होंगे दोस्तों, आप जानते भी होंगे, अपने आस पड़ोस में देख भी पा रहे होंगे कि निम्न वर्ग के बच्चों के लिए ज्यादा देखने को मिलता है, विशेष रूप से जो प्रभावित, जो अनुसूचित जाति एससी, अन्य अनुसूचित जनजाति एसटी और जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। इसके जो गरीब वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय और ग्रामीण परिवारों के लिए आप देखेंगे तो इन बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और इससे विशेष रूप से यह प्रभावित सबसे ज्यादा होने वाले हैं। लड़कियों की शिक्षा पर भी इस पर बहुत डिटेल में आप देखेंगे तो असर पड़ेगा। जब स्कूल दूर हो जाता है दोस्तों तो सुरक्षा संबंधित जो चिंताएं हैं बच्चियों के संदर्भ में वह ज्यादा हो जाती है, परिवहन की समस्या होती है, जल्दी पढ़ाई छोड़ने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। तो लड़कियों पर भी देखेंगे यह स्कूल बंद होने के जो असर है वह कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यह समस्याएं नजर आएंगी। इसके अलावा ड्रॉप आउट बढ़ना, इसकी इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं इसके प्रभाव में। तो आप देखेंगे दूरी बढ़ने से जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रवासी परिवार हैं, जो मजदूर परिवार हैं, यह आप देखेंगे तो इनके बच्चे पढ़ाई अक्सर छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो एक यहाँ पर आरटीई का उल्लंघन है उसकी भी चर्चा करी गई इस रिपोर्ट में। आरटीई के मतलब राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराने की जो बात है वह करता है। लगभग आप देखेंगे तो 4 से 6 किलोमीटर दूर स्कूल होने से जो नेबरहुड स्कूल से इसकी अवधारणा कमजोर होती है, तो यहाँ पर आरटीई का उल्लंघन भी जो है देखने को मिल जाता है। शिक्षक जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह भी प्रभावित होती है दोस्तों। अगर उसकी बात करें तो आप गौर करेंगे जो यहाँ पर कई स्कूल हैं, कई स्कूलों में आप देखेंगे एक शिक्षक कई कक्षाएं पढ़ा रहा होता है, व्यक्तिगत ध्यान संभव नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसमें आप पाते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा पड़ोस में विद्यालय, जो नेबरहुड स्कूल्स हैं, निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात जो है, और स्कूल प्रबंधन समिति, जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, इसका प्रावधान देखने को मिलता है, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है दोस्तों। आरटीई की सीमाओं की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यह गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रभावी तंत्र जो है, सुनिश्चित करने का प्रभावी तंत्र कमजोर हो रहा है। गरीब परिवार अपने अधिकार लागू नहीं करा पाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है आप गौर करेंगे तो कई स्थानों पर निष्क्रिय दिखाई दे देती है। निगरानी और जवाबदेही कमजोर नजर आती है। तो आरटीई की जो सीमाएं हैं वह इस प्रकार से नजर आती हैं। अब इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य की भूमिका के बारे में बात करें तो राज्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यह राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में आपको दिखाई दे देता है। स्कूल खोलना, बंद करना और जो रैशनलाइजेशन है, मुख्यतः आप गौर करेंगे तो राज्य सरकार का कार्य आपको नजर आता है, लेकिन केंद्र की भूमिका भी इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। आरटी एक केंद्रीय कानून आपको नजर आता है, तो आप देखेंगे दोनों में कई बार समन्वय देखने को नहीं मिलता है। एनईपी की बात करें, एनईपी 2020 की, तो लागू करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह केंद्र की ही है। समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से जो वित्तीय सहायता यह केंद्र की भूमिका के संदर्भ में नजर आता है, और पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा की रक्षा करना यह भी केंद्र की भूमिका के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप भारत में शिक्षा संबंधित कुछ प्रमुख पहलों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 अभी आपको देखने को मिलती है। आप गौर करेंगे तो 1986 की शिक्षा नीति का स्थान इसने लिया है। ठीक है, और 5+3+3+4 विद्यालय संरचना इस पर लागू करी गई है। ईसीसीई और कौशल आधारित शिक्षा पर इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, आप जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमने डिटेल में बात किया है पहले। दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास शिक्षा का अधिकार जो आरटीई अधिनियम 2009 है यह भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत निर्धारित है। निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान है। शारीरिक दंड और प्रवेश में स्क्रीनिंग पर रोक है। ठीक है, तो यह हमारा जो एक अधिनियम है, जो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, यह हमें इस प्रकार का प्रावधान देता है। इसके अलावा DISE प्लस का नाम भी आपने सुना होगा। तो 2018-19 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था दोस्तों। और आप गौर करेंगे तो स्कूल, शिक्षक और जो छात्र नामांकन का रियल टाइम डेटा एकत्र है वह करना इसका सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होता है, और शिक्षा नीतियों का निगरानी और योजना निर्माण में यह बहुत ही सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट के टाइम में चुनौतियां अब जो है बहुत बढ़ रही हैं। शिक्षा में जो बढ़ती असमानता है सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में हमें नजर आती है। ग्रामीण शिक्षा में स्कूलों की जो कमी है वह देखने को मिल रही है। सामाजिक न्याय पर प्रभाव इसका सीधे पड़ेगा। निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल जो प्रभाव है, ड्रॉप आउट दर में जो वृद्धि है, यह सभी चुनौतियां हैं। अब दोस्तों इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो दोस्तों केवल कम नामांकन के आधार पर स्कूल बंद नहीं किया जाना चाहिए,
यह जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह इस पर जो है हमें केंद्रित होना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेबरहुड स्कूल सिद्धांत का पालन है, यह सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षक रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। वहाँ पर शिक्षक की अल्पत्ता या कमी नहीं होनी चाहिए। मल्टी ग्रेड जो शिक्षण की समस्या है, वह कम की जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समग्र शिक्षा योजना को मजबूत किया जाना चाहिए और स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय बनाना होगा। यह सभी इसके संदर्भ में बहुत ही प्रमुख समाधान होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा ड्रॉप आउट वाली जो समस्या पर हमने बात करी, तो उसके लिए जो परिवहन सुविधा है, छात्रावास की जो व्यवस्था है, वह किया जाना चाहिए। जहाँ विलय हो वहाँ इसके संदर्भ में आवश्यक भी यह हो जाता है। और साथ ही साथ अभी प्रेजेंट के टाइम में जो डिजिटल और जो भौतिक आधारभूत संरचना है, इसमें सुधार भी करने की आवश्यकता है। यह सब इसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नजर आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह पूरे इस टॉपिक का विश्लेषण रहा और आपने देखा कि इतने बड़े लेवल पर जो स्कूल है वह बंद किए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर शिक्षा के स्तर पर यह बातें जो है देखने को मिल रही हैं और शिक्षा के संदर्भ में, तो स्वाभाविक सी बात है यह आंकड़े और यह जो बंद होने की जो प्रक्रिया है, यह ठीक नहीं है। हमारे जो आने वाले जनरेशंस की हम अगर बात करें, तो उसके संदर्भ में तो यह बहुत ही अलग तरह का एक निर्णय हो सकता है और आप देखेंगे इससे बहुत आम के बच्चे जो है प्रभावित हो सकते हैं, शिक्षा से दूर हो सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि आपको पता है कि बिना शिक्षा के जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान में रखना होगा कि हम जो है शिक्षार्थी और जो विद्यार्थी, इनको बेहतर तरीके से जो है व्यवस्थित करें और अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को अपने कंक्लूड करके जो है, जो हमारे स्कूल जो कॉलेजेस और जो और भी सारे संस्थान हैं, उनमें इसको जो है बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको आप गौर से जो है समझ चुके होंगे। और अगर आपने समझ लिया है तो एक प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दूसरा है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 ए के लागू करने के लिए बनाया गया है। अब कहा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का इस प्रकार से विश्लेषण रहा और आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।